नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966 और मैं हूं ओम प्रकाश। उत्तराखंड जहां एक तरफ खूबसूरत पहाड़ है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी समस्या भी है, पलायन। आज हालात ये है कि कई गांव खाली हो चुके हैं, घर बंद पड़े हैं और युवा रोजगार के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं। क्या पलायन रुक रहा है या अभी भी जारी है? आज की इसी खास चर्चा में हम जानेंगे पलायन की असली वजह क्या है, सरकारी योजनाएं सच में जमीन पर काम कर रही हैं, क्या पर्यटन सच में समाधान बन सकता है, क्या आज का युवा गांव में रहकर कुछ कर सकता है, और सबसे जरूरी, आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में मुख्यमंत्री सब रोजगार योजना पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जो दर्शक पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका दिल से धन्यवाद। आप ही इस चैनल की असली ताकत है। और आज हम उसी कड़ी में बात करेंगे पलायन रोकथाम योजना पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास चर्चा। क्या सच में पलायन रुक रहा है या सिर्फ बातों में? आज हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक मुद्दों की गहरी समझ रखने वाले और जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, थैंक यू। रावत जी, सबसे पहले आसान भाषा में बताएं, उत्तराखंड में पलायन इतनी बड़ी समस्या क्यों बनी हुई है? आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड संवाद 1966 में काफी समय के बाद हम लोग सीरीज स्टार्ट कर पाए हैं दोबारा से, तो सभी आप देखिए। और भी हम कोशिश में ये लगे कि स्टडी करने के बाद कि ऐसा उत्तराखंड के लिए क्यों हो रहा है। और मैं भी ग्राउंड रियलिटी को लगातार चेक कर रहा हूँ, और जहां भी जाता हूँ मैं चाय वाले, पीने वाले आदमी से, चाय बनाने वाले से लेके चाहे कोई बड़ा कोई छोटा मोटा नेता भी मिल जाए, कोई भी कुछ मिल जाए, जो पब्लिक है जो प्रभावित है उनसे मैं बात करता हूँ। चाहे मुझे कहीं पे भी राह चलते मिल जाए, मैं अपनी गाड़ी रोक करके पैदल चलते हुए भी तो अब प्रश्न ये आ रहा है कि अब पलायन के ऊपर जो बात आ रही है, तो पलायन क्या है। देखिए, उत्तराखंड जब बना था उस समय, उससे पहले लखनऊ से जो लोग आते थे, एक बार मुझे याद है कि भिक्यासेन में एक आदमी आया था, उन्होंने बोला जी ये आदमी लखनऊ से आया है, कुछ विकास के कार्य थे, कुछ क्या थे, तो उन्होंने कहा जी ये एक हफ्ते के टूर पे आए हैं, इन्होंने इस एरिया को पूरा कवर करना है। उन दिनों तहसील भिक्यासेन ही थी, उसमें ये मानिला भी था, यानी मौलेखाल वगैरह और सैलदेव वगैरह सारा क्षेत्र था। तो ये दौरा करना था उस आदमी ने, तो वो आदमी मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि कुछ क्वालिटी उसमें रही हो या इस तरह से, क्योंकि उत्तराखंड एक खाना पूर्ति थी। मतलब जो भी था उत्तराखंड का एक पर्वतीय सेक्शन होता था, डिवीजन होता था, उसके अलावा कुछ नहीं होता था, एक मिनिस्टर दिया जाता था। तो वही बात उठ करके उत्तराखंड अलग हुआ, ठीक है, जो भी हुआ। उसके बाद अब हम आ जाते हैं 2017 में, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने क्या किया कि IFS श्री नेगी, SS नेगी जी, जो हिमाचल कैडर से रिटायर्ड IFS थे, फॉरेस्ट सर्विस के, तो उनको एक पलायन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो उनको बोला गया, उनको पौड़ी में जो है ऑफिस रखा गया। तो बाद में क्या हुआ, जब उस ऑफिस में वो देहरादून सेक्रेटेरिएट से उनको बुलाते थे ऑफिसरों को, तो कोई नहीं आता था। तो उन्होंने खुद ही बोला यार मैंने काफी जगह भ्रमण किया, ये किया। अब मैं पॉइंट पे आता हूं कि जब वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उनको अपॉइंट किया था, जो पलायन आयोग बनाया था, तो उस समय 1100 1000
48 गांव खाली थे, घोस्ट डिक्लेयर हो गए थे। अभी जब उन्होंने रिपोर्ट दी है उसके बाद करीब करीब 1724 गांव घोस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, यानी पलायन लगातार बढ़ गया है। अब तो सिंपल शब्दों में यही है कि आपके पास रोड कनेक्टिविटी अब आ रही है, अभी भी कई को मिली नहीं है। आपके पास एजुकेशन नाम की चीज जो पहले थी उसका स्टैंडर्ड और गिर गया है। हेल्थ सुविधा ऑलमोस्ट जो वैद्य वगैरह होते थे वो वैद्य लोग ने मरीजों को ढूंढते थे कि कहाँ ये है। वो जो आयुर्वेदिक सिस्टम था हमारा गांव गांव में, तो वो सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया। ना वहां ये डॉक्टर दे पाए, ना वो वैद्यों को ही रहने दिया गया। तो ना हेल्थ मिला, ना एजुकेशन ढंग का मिला, ना वहां पे रोड कनेक्टिविटी मिली, ना कोई इंटरनेट जो आज की उसमें एआई का जब जमाना आ रहा है उसमें, यानी कोई भी सुविधा नहीं मिलने से पब्लिक ने क्या किया कि पहले तो वो पलायन करते थे आपके यानी दिल्ली, मुंबई, सूरत, यानी जो भी शहर तमिलनाडु से लेके कहीं भी कलकत्ता वगैरह जहां भी चले जाइए वहां पे। उसके बाद ये जब राज्य बना तो उन्होंने पलायन कहाँ करना स्टार्ट कर दिया, कुमाऊं रीजन का हल्द्वानी बन गया, या उधम सिंह नगर का बन गया, या काशीपुर बन गया, या रामनगर बन गया। और जनरली पिथौरागढ़ वाले हल्द्वानी में ज्यादा है, और ये गढ़वाल के नैनीडांडा ब्लॉक से धूमाकोट से लेके ये सारे पिरूमदारा, काशीपुर वगैरह रामनगर में है। और फिर कुछ लोग उधम सिंह नगर के और रुद्रपुर वगैरह में चले गए जॉब के लिए। गढ़वाल में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया देहरादून का, हालांकि वहां पे अभी 17% लोग ही हैं, 83% बाहर के लोग हैं। और कुछ लोग हरिद्वार में आए, कुछ लोग ऋषिकेश वगैरह में, इस टाइप से बढ़ गया। तो वो अंदर ही अंदर पलायन होने लगा कि अच्छी सुविधा के लिए, अच्छी उसके लिए। तो मैं सबको अपने लिए सुविधाएं चाहिए। ये मैंने जो आपको 3 चीजें बताई, ये फैक्ट बताया, इससे आप जान चुके होंगे कि पलायन क्यों हुआ है। दोस्तों, पलायन की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है रोजगार की कमी, गांव में काम के मौके बहुत कम है। दूसरी वजह है अच्छी शिक्षा और इलाज की कमी, लोग बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए शहर जाते हैं। तीसरी वजह है सुविधाओं की कमी, कई गांवों में आज भी सड़क, इंटरनेट और बाजार की दिक्कतें हैं। और आज का युवा बेहतर जीवन चाहता है, इसलिए वह बाहर जाना पसंद करता है। इसलिए साफ है, पलायन मजबूरी भी है और सिस्टम की कमी भी। रावत जी, सरकार कई योजना की बात करती है, क्या जमीन पर कोई बदलाव दिख रहा है? देखिए, युवा लोग जितने भी हैं वो सब अपना 12th करने के बाद, इंटरमीडिएट, कोई हाई स्कूल के बाद, कोई डिग्री वगैरह वाले, वो सब चले जाते हैं प्लान करके। तो योजनाएं समझने वाले कौन है? सिर्फ बुजुर्ग आदमी, या फिर जो उत्तराखंड को पसंद करते हैं कि यार हम तो यहीं रहेंगे। मुझे याद है, एक का मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अच्छा भी नहीं लगता, तो वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे, तो पता नहीं कुछ कुछ मिस हैपनिंग हुआ होगा, कुछ ऐसे करके, कोरोना पीरियड से पहले की बात है, वो अपना वापस गांव में आ गए। तो गांव में उन्होंने कहा ठीक है, जो भी नौकरी उनको मिली, जैसी भी मिली, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये वो, तो वहां पे यहाँ पे करने लगे, तो ठीक है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो लोग दिल्ली में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, वो लोग गांव की साइड भाग रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं। अब जैसे हम लोग रिटायर होने के बाद हैं, तो हमें भी ये दृष्टि से देखते हैं कि इन्होंने यार दिल्ली में मकान तो ले लिया है, लेकिन ये फिर गांव की ओर क्यों चले गए। तो हम ये कहते हैं कि हमने 24 साल से जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो हम उसके लिए आ रहे हैं यहाँ। अब योजनाएं देखिए, यहाँ पे अब कुछ भी कह लीजिए, हमारे लिए बिजली है, पानी है, गैस की सुविधा है, और हेल्थ की सुविधा है, ये बहुत सारी चीजें, वो चीजें यहाँ धरातल पे ऑलमोस्ट जीरो है। उसके बाद आपको यूथ कहाँ मिलेगा? बहुत कम। अब चाहे आप प्लम्बर की सुविधा ले लीजिए, चाहे किसी को भी, वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। इवन बिजली वाला भी नहीं मिल पाएगा। इवन मिस्त्री भी, टाइम आप देखते रह जाएंगे, मिस्त्री कहेगा आज मैं नहीं आ पाए, कल मैं नहीं आऊंगा, ऐसे करके।
तो जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, दूसरी बात है जो गवर्नमेंट की हमारी योजनाएं बनाने वाले हैं, खासतौर पे मैं 10 पर्वतीय डिस्ट्रिक्टों की बात कर रहा हूँ जिनसे कि पलायन बहुत तेजी से बढ़ा है। 3 डिस्ट्रिक्टों की बात मत कीजिए। तो उनमें वो जो हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जो भी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जो भी यहाँ पे रहना, वो नहीं रह पाते। वो सीधा अपना इन 3 डिस्ट्रिक्टों में जा रहे हैं। अब एक एग्जांपल था धनगढ़ी में, पिछले साल धनगढ़ी, अब तो इस साल तो बन गया वो, धनगढ़ी में 2 टीचरों की डेथ हुई थी, आपको याद होगा तो शायद। तो वो क्या था कि हरड़ा नाम की जगह, जहां से मैं भी आता हूँ, चिमटा खाल हरड़ा, तो वहां पे एक स्कूल है, शायद हरड़ा में ही इंटर कॉलेज है, वहां वो डेली अप डाउन करते थे रामनगर से। अब बताइए, रामनगर से डेली अप डाउन, मान लीजिए वहां से रामनगर से 2 घंटा करीब लग जाता है, 2-2.5 घंटा, तो पहाड़ी एरिया है, इतना लग जाता है करीब करीब। तो वो उस दिन भी वो आ रहे थे, तो पता चला कि उनका ये डेली का रूटीन था, और वो सवेरे फंस गए, उनकी तो पता नहीं बाइक बह गई और पीछे से गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, वहां रुके हुए थे। तो मैं ये इंसिडेंट आपको ऐसा बता रहा हूँ कि जो चाहे टीचर है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे कोई भी है, और चाहे वो उसमें हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर हैं या छोटे कर्मचारी है, एनीवे जो भी है, वो सिर्फ रहना वहां नीचे ही चाहता है, वो यहाँ नहीं रहना चाहता, वो एक खाना पूर्ति के लिए। दूसरा, मैंने आपको एक बार एक एग्जांपल दिया था, जरा सा वीडियो बड़ी हो जाती है, कि देघाट में पता चला था कि 5 डॉक्टर हैं, 5 या 6, तो वो एक ही डॉक्टर आता है एक दिन में, कल दूसरा डॉक्टर आएगा, परसों दूसरा आएगा, यानी 6 डॉक्टर आने चाहिए। 6 डॉक्टर की बजाय सोमवार से शनिवार तक एक एक डॉक्टर आता है, और वो फिर एक हफ्ते के बाद आते हैं। तो ऐसी तो यहाँ की परिस्थितियां, यहाँ के सिस्टम चल रहा है, मैंने पहले भी बताया था। तो कोई भी यहाँ पे धरातल पे, मैं अब जब चीजें पूछ रहा हूं, तो अब पलायन की एक बात तो और बता देता हूं कि ये तो आपने योजनाओं के बारे में बोला, आगे बात करेंगे। तो योजनाएं 90% धरातल पे जीरो पे हैं, 0 0 0, और जो 10% है वो कुछ टाइम तक दिखाई देती हैं, लेकिन 1 साल के बाद उनका ऑडिट करेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, उनका नामो निशान नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। एक सिर्फ रोड जरा सा आपको दिखाई दे रही है। रोड क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इसमें टूरिज्म सेक्टर है, आना जाना लगातार बनता रहता है। और आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि लोगों को जानकारी नहीं है, तो जानकारी वाले लोग हैं ही नहीं, जो अच्छे पढ़ लिख करके वो पलायन हो जाता है। योजनाएं हर जगह नहीं पहुंच रही हैं, कई प्रक्रियाएं कठिन है, इसलिए असर बिल्कुल कुछ नहीं है, नथिंग। तो पहाड़ के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें कुछ ही पीरियड के लिए है, जैसे गढ़वाल का जो पोर्शन 4 धाम वाला है, उसमें भी उसकी सच्चाई ये है कि उसमें 10% उत्तराखंड का आदमी है जो काम कर रहा है, और बाकी 90% बाहर का आदमी है जो काम कर रहा है। और वो सारा सिस्टम वो उसने एक कैप्चर कर रखा है, ये हम कई बार उसमें बात भी कर चुके हैं। तो ये धरातल पे जो आपने योजनाओं के बारे में बोला है, योजनाएं ऑलमोस्ट कुछ नहीं है जी। रावत जी, क्या पर्यटन समाधान है? देखिए, आप फ्यूचर के बारे में यदि बात कहते हैं तो पर्यटन मेरे हिसाब से सेकेंडरी है, फर्स्ट नहीं हो सकता। जो प्राथमिक सेक्टर है वो हमारा कुछ और ही रहेगा। किसी भी हालत में आप टूरिज्म को नहीं कर सकते हो। टूरिज्म को जिसने भी रीढ़ बनाया वो स्टेट खत्म हो गया। उसका पहला उदाहरण है गोवा। गोवा ने इतना टूरिज्म था वहां पे हर तरह का, कि मतलब वहां पे क्या क्या चीजें, सामाजिक जो ताना माना था वो तो खत्म हो गया था। सिर्फ वहां पैसे के बलबूते पे वो चल रहा था टूरिज्म सेक्टर के उस पे। तो वो कोरोना पीरियड में खत्म हो चुका है। उसके बाद उसको ऊपर उठने के लिए अपने मालदीव एक कंट्री का नाम सुना होगा, उसका वो भी, उसकी भी जो रीढ़ बनी थी
टूरिज्म सेक्टर बना था, वो भी खत्म हो गया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री बन के गए थे वहां पे, उन्होंने इसको पहले देख लिया था। तो उन्होंने वहां पे, मैं जरा सा ये बता दूं कि टूरिज्म सेक्टर के बारे में मैं आप बहुत बुरी तरह नहीं कहूं, सेकेंडरी सेक्टर बन सकता है, ये फर्स्ट नहीं बन सकता। इसका कारण बताऊंगा कि उन्होंने अमिताभ बच्चन जी से जो कच्छ का रन है उसमें वो थार टाइप की कोई महिंद्रा गाड़ी थी या क्या थी, वो चलवाई और बहुत बढ़िया अच्छा वो किया। जबकि आपको पता होना चाहिए थार में दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री चले जाता है और रात को टेम्परेचर वहां माइनस में चले जाता है। तो वहां टूरिज्म कैसे डेवलप किया करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में मोदी साहब जब मुख्यमंत्री रहे तो उनको पता लग गया कि ये टूरिज्म सेक्टर से गुजरात का भला नहीं हो सकता। तो उन्होंने इसको सेकेंडरी बना दिया, फर्स्ट उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बना दिया। तो वही हम भी कह रहे हैं, आज उनका चाहे साणंद डिस्ट्रिक्ट है, चाहे उनका आनंद डिस्ट्रिक्ट है, चाहे उनका राजकोट है, चाहे उनका सूरत है, चाहे वडोदरा है, और चाहे रिफाइनरीज वाला सेक्टर है, ये बहुत सारी जगह। तो मैं वही बोल रहा हूं कि उत्तराखंड को भी 3 जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट मिले हैं जो कि हमने वहां पब्लिक बसा दी है, उन्हें बसानी थी। तो टूरिज्म सेक्टर सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगा। वो गुजरात आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी रेट को ऊपर ला चुका है। तो ये मेरा बात ये था। वैसे अब सेकेंडरी सेक्टर होने के कारण से गांव गांव में होम स्टे बन सकते हैं, ठीक है, होम स्टे अब बनाइए। मैं कह रहा हूं कि पुराने वाले जो मकानों को होम स्टे बनाइए। देखिए, वहां से गवर्नमेंट से लोन लेना, सब्सिडी लेना इतना आसान नहीं है। तो आप उसके ऊपर से, ये सिंपल है, दीवारें खड़ी हैं, ऊपर से उसको जरा ऊंचा कीजिए, उसमें टिन वगैरह डालिए, नीचे से फोम वाले कुछ लगाइए, जैसे वो होते हैं तख्ते पटले या इस टाइप से, वो बहुत अच्छा बन जाता है। और अब लोकल प्रोडक्ट की बात जहां तक है कि लोकल प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत कम हो रहा है। मैं उत्तरकाशी के बारे में बता देता हूँ। जब यहाँ पे वो आई थी, बाढ़ आई थी जबरदस्त, हरसिल वाला जो एरिया है जहां सेब होता है बढ़िया सा, तो उन्होंने कहा था जी कि यहाँ पे बहुत सारा मजदूर, अनऑफिशियली बता रहा हूं, कि वहां नीचे दब गया। वो टाइम भी था, शायद मजदूर आ चुके थे वहां पे, आने के बाद वो रुके हुए थे। कुछ ही एक हफ्ते 10 दिन के बाद उन्होंने वो निकालनी थी, सेब निकालना था। ये मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ, वो रिपोर्ट किसी मीडिया ने हाईलाइट नहीं की। तो उन्होंने कहा जी, मैंने नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि आप लोग गांव वाले नहीं निकालते हो सेब? बोला जी नहीं, सेब निकालने का काम बिहार से आए हुए और नेपाल से आए हुए लोगों का है। नेपाली लोग आ चुके थे वहां पे, बिहारी लोग भी आ रहे थे, तो वो निकालते थे। और दूसरा, कश्मीर की बात कर रहा हूं, कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर इसलिए अच्छा है, वहां का जो सेब निकालने वाला वहीं का आदमी है, लेकिन सेब का एक्सपोर्ट और वो करने वाला, बिजनेस करने वाला मुंबई का आदमी है, मुंबई का, दिल्ली का आदमी है, उद्योगपति। तो अब जो आप टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हैं, आज मैंने एक कटास इसलिए किया है कि मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख रहा हूं। तो वो सेक्टर ठीक है, वो सेक्टर चल सकता है। जब आपके बिजनेस चलेगा तो टूरिज्म सेक्टर सेकंड होगा। जितना पैसा ये टूरिज्म सेक्टर पे ये बहा रहे हैं, मतलब देखिए, वो सब्सिडी किसको मिल रही है, वो लोन किसको मिल रहा है, आसानी से नहीं मिलता। मैंने जो रिजॉर्ट के ऑनर से भी बात की, वो कहते कि बीच में वो इतना आसान नहीं है, हर चीज के लिए क्या आरोप लगाए बताइए। तो इसलिए हमें कहने में, मैं बता रहा हूं कि जो हम यदि बात, हम फाइलों वाली बात करते हैं, जो फाइलें देहरादून में ये लोग लिख रहे हैं वही बात हम इनकी बोल दें, तो हमारे इनमें कोई अंतर नहीं होगा। क्योंकि मैं लोकल एरिया में घूम रहा हूं तो पता चल रहा है कि यहाँ पे नथिंग, कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ। अब आप कह रहे हैं कि टूरिज्म सेक्टर में, तो एक शालदे क्षेत्र का एक ने फेसबुक में अभी वीडियो डाला था, उससे बोला एक आदमी ने 2500 की उसकी दुकान का किराया है शालदे बाजार में ऊपर की साइड में। तो
उसने 5 समोसे सुबेरे से बनाए और 2-2:30 बजे तक उसके समोसे नहीं बिके थे। बताइए, 5 समोसे बनाए तो 2-2:30 बजे तक उसके 5 समोसे नहीं बिके। अब उसको 2,500 महीने का किराया भी देना है। तो ये जो चीजें हैं, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताया और इस तरह से, और कहने के लिए बहुत अच्छा है। मैं भी दिमाग में आता है कि पुराने घरों को ठीक करके उनमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। और यदि पुराना आप स्ट्रक्चर आप 30 लाख 60 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें कमाने की बात करते हैं, मुझे लगता शायद वो जरा सा मुश्किल हो जाएगा। रावत जी, आज का युवा गांव में रहकर क्या कर सकता है? देखिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना, आजकल एआई का युग आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सबसे पहले उससे पूछ लीजिए कि मैं ऐसा कुछ बिजनेस करना चाहता हूं, क्या मैं इसमें, इसका फ्यूचर क्या है। एआई आपको बता देगा। एआई में देखिए मशीन है, उसमें क्या है कि 100 आदमी का दिमाग लगा, 1000 आदमी का दिमाग लगा। कुछ आपके दिमाग में आता है, कुछ औरों के दिमाग में आता है। 12 राशि होते हैं ना, 12 राशि तो 12 टाइप के लोग होते हैं, तो उनके 12 टाइप के दिमाग होते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, सबका अलग। करोड़ों आदमी है, 144 करोड़ आदमी है, तो उनमें से 90 करोड़ के पास इंटरनेट है। तो उनमें से एक आंकलन देख लीजिए कि 20 करोड़ आदमी या 10 करोड़ आदमी अपने सुझाव देता है एआई को कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है करके, तो बता देगा। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि यूथ को तो बताने की बात है। गुजरात में जो यूथ है उसमें 60% लोग 10वीं पढ़ते हैं सिर्फ। 10वीं पढ़ने के बाद वो बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा प्रोफेशनल कोर्स कर देते हैं जो कि सीधा उनको वहां जॉब मिल जाती है। जैसे हीरो होंडा है या नेस्ले है या इस टाइप के, किसी को देखिए, इंजीनियरिंग हर एक में है। चाहे आपके डेयरी फार्मिंग की इंजीनियरिंग है, फूड इंडस्ट्री की इंजीनियरिंग है, चाहे आपको मशीन वाली इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल की इंजीनियरिंग है, चाहे आपका किसी भी टाइप के इंजीनियरिंग, सभी में है। तो आज जो ट्रेनिंग है एआई से, वैसे यहाँ इंटरनेट लग रहे हैं, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। मैंने एक सुझाव दिया है कि आप एआई सेक्टर की कंपनियां सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा, आजकल एक काम और चल रहा है कि डेटा सेंटर बनाने की बात चल रही है। डेटा सेंटर क्या होता है? एक सर्वर का रूप होता है। आपने देखा होगा कभी, आप एनआईसी के ऑफिस में चले जाइए, किसी ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, वहां पे एक सर्वर रूम होता है। सर्वर रूम यानी आने, सिग्नल के आने का होता है, वो सिग्नल आगे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि एआई का मामला आ रहा है, एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ये सब लोग आ रहे हैं। आज ही सऊदी अरब ने, जहां की पेट्रोल 3 रुपए लीटर मिलता है और शायद पानी वहां 100 रुपए लीटर मिलता है, और हमारे यहाँ पानी बहुतायत है, लेकिन हमारे यहाँ 10 रुपए लीटर मिलता है अच्छा पानी, तो वहां पेट्रोल 3 रुपए लीटर मिल रहा है। ये बीच का मैं जरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो आपको किस उसमें जाना चाहिए, कैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए, यूथ को कैसे वो देना चाहिए। होटल इंडस्ट्री के बारे में जो लोग, जो लखनऊ, जो देहरादून सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं, वो आज मैं एक ऑफिसर का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बोला कि बहुत अच्छा कर रहा है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड उनके लिए वही है जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट नहीं है उनके लिए। अब नीति आयोग ने उनको एक अच्छा अवार्ड दे दिया, 2-3 अवार्ड, पता नहीं क्या क्या अवार्ड दिए हैं। लेकिन उसके बाद कैग की रिपोर्ट आई है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल की, कि वो उन्होंने कहा जी गंगा में सारे पानी में पैसा बहा दिया गया क्योंकि एसटीपी प्लांट कोई काम नहीं कर रहा ढंग से। मतलब उस तरह की जो बातें हो रही हैं इस तरह की। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको इंजीनियर चाहिए उस टाइप के। तो गांव में हो सकता है ये टाइमिंग चेंज आए, तो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्या बनता है करके। तो आज तो एआई आपको बता रहा है, इंटरनेट की सुविधा है। तो आप बोलिए कि दूसरी बात यह है कि हम इस रूट को ऑप्शनल रूट बनाने की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि पब्लिक आएगी। पब्लिक आएगी तो बहुत सारी इंडस्ट्रियां चलेंगी, बहुत सारी चीजें चलेंगी। या आप एआई कंपनियां खोलेंगे तो वो लोग आएंगे,
कनेक्टिंग लोग आएंगे जो जिनका की डीलिंग होगा। तो वो अब मैंने बताया ना, वो सैलरी बाजार की बात है, उसके जब 5 समोसे नहीं बिके पूरे दिन भर में, तो 2,500 रुपये वो कहां से देगा बताइए। एक जैसे एग्जांपल दिया, तो इस तरह से मतलब युवाओं को, युवा आज का युवा काफी तेज है, वो यदि सही चीज पे करे। मैं आपको बता दूं, कुछ फिल्म देखते हैं, कुछ क्रिकेट देखते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ फेसबुक में एनीमे वो कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी वाली आपको कितने परसेंट लोग हैं जो यहूदी लोग हैं, वो अमेरिका की रीढ़ बने हुए हैं, ब्रेन सारा उन्हीं का है। वो ब्रेन हमारे यहाँ से ले जाते हैं, आईआईटी और आईएम वाले। आईआईटी हमारा रुड़की में है, आईएम हमारा काशीपुर में है। एक भी बच्चा आईआईटी और आईएम का कोई उत्तराखंड गवर्नमेंट में आता हो, वो कोई वहां पे काम करता हो, मतलब डिग्री पूरी करने के बाद वो सीधा यूएस जाएगा। उसको वो जो यहूदी लोग हैं, जो वो ऊंचे लोग हैं, चाहे किसी के भी मालिक हैं, मैं किसका नाम लूं, जितने भी लोग हैं, तो वो लोग सब वहीं अट्रैक्ट करते हैं। तो वो मैंने कई बार एग्जांपल दिया कि ऐसे वो प्लेटफॉर्म बनाए आईआईटी और आईएम से हमें लिंक करें, तब हमारे युवा काफी तेजी से, मतलब मैं काफी चीज आपको बताने की कोशिश की है कि ये ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, आधुनिक ट्रेनिंग होना है। ये पुरानी ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, हमें डेली अपडेट होने की जरूरत है कि आज क्या एज। मैंने मोदी जी का भी एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि उन्होंने नमक और पटसन, कपास और मूंगफली, आपने देखा हो सिंगदाना आता है गुजरात का, अभी भी आता है, वो उसको बंद नहीं किया उन्होंने, वो सेकेंडरी में डाल दिया। टूरिज्म सेक्टर भी सेकेंडरी में डाल दिया, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डाल दिया। तो उसके लिए बार बार ही हम उधम सिंह नगर में पराग खुरपिया या ऐसी चीजों की बात करते हैं। हम आईटी सेक्टर अब डाउनफॉल में है, तो इसलिए अब एआई सेक्टर की बात करते हैं। तो यूथ अच्छा पॉजिटिव रहे और अच्छा वो करे, उसके लिए भविष्य अच्छा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छे इंस्टीट्यूट खोलें, अच्छी यूनिवर्सिटियां खोलें, अच्छे वहां पे रिसर्च सेंटर खोलें, यहाँ पे बहुत आसानी से हो सकता है जी। दोस्तों, आज के समय में कई मौके हैं, जैसे ऑनलाइन काम, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म, आधुनिक खेती, टूरिज्म। लेकिन समस्या है मार्गदर्शन की कमी, ट्रेनिंग की कमी और सपोर्ट की कमी। अगर ये मिल जाए तो युवा गांव में रहकर भी सफल हो सकता है। रावत जी, सरकार को क्या करना चाहिए? जी, सरकार को इन बातों का ध्यान देना होगा। एक तो आपको इंटरनेट सुविधा देनी होगी, और शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा है कि जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको बाजार देना है, और युवाओं को आसान लोन देना है और ट्रेनिंग देनी है। अब लेकिन ये सारी चीजें यदि आप देते हैं और टाइमली इसमें वॉच करते हैं, सुधार करते, मतलब इसको वो भी मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। मॉनिटर करते हैं कि कोई बैंक लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसमें बहुत परेशान कर रहा है, तो क्या फायदा है फिर। और स्थानीय उत्पाद के लिए जो बाजार है, बाजार की कनेक्टिविटी, यानी आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, प्रोडक्ट मान लीजिए आपने आम ही निकाला, तो आम के लिए आम खराब ना हो करके, या टमाटर उगाया या कुछ ऐसे करके, उसको इमिडिएटली जो उसका बाजार है, बाजार तक पहुंचाना है। तो उसके लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है या बिल्कुल नियरेस्ट कनेक्टिविटी है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए सड़क बहुत जरूरी है। इंटरनेट का इसलिए जरूरी है कि आप, ये हो सकता है कि यहाँ के सामान को आप दिल्ली के मॉल में बेच सकें, तो इमिडिएटली वो कहेगा कि आपके सुबेरे खेप पहुंचने वाली है, वहां से वो हैंड ओवर उनको हो जाएगा। तो ये इंटरनेट भी बहुत जरूरी है। और फिर उसके साथ शिक्षा तो जरूरी है ही, शिक्षा की होगी तो तभी जाकर के आप ये चीजें कर पाएंगे। और बाकी स्वास्थ्य, भाई किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, किसी का कुछ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार करने की बहुत जरूरत है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो पहले वाला जो वैदिक सिस्टम था उसको भी वापस लाना चाहिए। जैसे भी है, यहाँ पे जब वो लगा था तो तीनों यूनानी भी थे, और होम्योपैथिक वाले थे, और आयुर्वेदिक थे, और एलोपैथिक थे, तीनों ही सिस्टम थे। तीनों सिस्टमों को ठीक करके स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है जी। क्या समाज की भी जिम्मेदारी बनती है? जी बिल्कुल सही बात है। आपने जो
हमें अपने जो गांव हैं, गांव में जो हमारी जड़ें हैं, उसको समझना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे रहे हैं पहले से, कैसे हमने खेती बाड़ी की है, कैसे वो किया है। आज क्यों ऐसा चेंज आ गया कि हमको पलायन होकर के वहां जाना पड़ रहा है। और अपनी कई लोग तो ऐसा हो रहे हैं कि बिल्कुल गांव छोड़ने को ही तैयार बैठे हैं कि नहीं नहीं, हमें सुविधाएं यहाँ पे कुछ नहीं है तो भी। लेकिन अभी सुविधाएं कुछ तो आई हैं, ऐसी बात नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ब्लाइंड है, ऐसा नहीं है। रोडें भी आई हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कुछ बढ़ी है। हम आपसे बात कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, यहाँ पे दो दो तीन तीन टावर लगे हुए हैं, तो उसका कारण कुछ है। और यानी हम लोग यदि गांव छोड़ देंगे, यानी ऐसा कुछ प्लानिंग करेंगे तो फिर ये बदलाव तो मुश्किल हो जाएगा ना। गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो कौन उसको यूज करेगा। और समाज और सरकार दोनों ने मिलकर के काम करना होगा, यानी समाज सोसाइटी में। अब सवाल ये कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स हैं वो कनेक्ट नहीं है ये। तो जैसे कि मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने बोला कि यार हमारे घर में पानी नहीं आ रहा प्रॉपरली, तो वो वहां के जो ऑफिसर को पता ही नहीं, अच्छा इनके घर में पानी नहीं आ रहा, तो वो कहते कि अरे ये सामने वाला बंदा है, आउटसोर्स का है, तो ये इससे पूछ रहे हैं अरे इनके घर में पानी ही नहीं आ रहा। बोले जी वो तो मैंने भी आपको पहले बोला था। तो मैंने कहा ये तो आप आदमी रोजाना दिखाई दे रहे गांव के आदमी हैं, लेकिन आप जो ऑफिसर हैं वो क्यों नहीं आते भाई इसको चेक करने के लिए। तो वो क्या है कि वो ऑफिसरों का समाज के साथ जुड़ाव होना जरूरी है। कोई आदमी रहना चाहता है यहाँ पे, उसको आपको सुविधा तो देनी पड़ेगी। रिटायर्ड पर्सन बहुत सारे लोग इसलिए नहीं रह पा रहे कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। अब बिजली का तो ठीक हो गया है, अब हो सकता है बिजली का हमारे क्षेत्र में सही हो गया हो, लेकिन कहीं और जगह ठीक ना हो, ऐसे करके। और पानी का, पानी पानी की कुछ है प्रॉब्लम, मतलब ठीक ढंग से उसका वो नहीं है। अब वो कहते हैं कि मतलब पेयजल है और एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। तो वो और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनको समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा बैठ करके। कभी कभी ऐसा होता था, हमने देखे हैं जो पुराने ग्राम प्रधान होते थे, जो हमारा गांव सड़क से कनेक्टेड रहा है, तो ग्राम प्रधानों की जब जब ग्राम प्रधान मीटिंग लेते थे, उन्हें सभापति बोलते थे उस समय, कि सभा सभा होती तो सभापति कह दिया। तो उस समय क्या है, राह चलते हुए कभी कोई ऑफिसर वगैरह आगे वो रुक जाते थे, वो आए हाँ जी, हम खुद आते थे। तो मुझे ये भी याद है, हम प्राइमरी में उन दिनों ये फिल्में इंटरनेट वगैरह कोई सुविधाएं नहीं होती थी, तो डीएवीपी की एक चलचित्र चलाते थे वो, जैसे गांधी जी का कोई दिखाते थे दांडी यात्रा वगैरह इस टाइप से, स्वतंत्रता की। तो जगह जगह एक प्रचार का वो था, तो वो आ करके खुद आते थे। और ऐसे भी आते थे कि वो छोटे मोटे नाटक करना, ये करना, इस तरह से भी करने के लिए वो स्कूलों में, पंचायत घरों में आते थे। अब वो चीजें तो खत्म हो गई हैं, वो ठीक है, लेकिन वो ऑफिसर क्या अवेयरनेस आज फैला रहे। पहले के ऑफिसर अवेयरनेस फैलाते थे कि अनाउंसमेंट होता था ये वो, हाँ भी ये लोग आ रहे हैं इस तरह से। तो अब वो मेरा मीनिंग है कि ये दोनों समाज के साथ जुड़े, तब जाकर के कुछ हमारे उत्तराखंड के 10 पर्वतीय जिलों का भला होगा। जी, पलायन रोकने में समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। हमें अपने गांव से जुड़ना होगा, गांव को छोड़ने के बजाय उसे बेहतर बनाना होगा। जो लोग बाहर हैं वे भी गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। सरकार और समाज दोनों को साथ आना होगा। अब दोस्तों, आपकी बारी है। आपके गांव में क्या स्थिति है? लोग वापस आ रहे हैं या जा रहे हैं? क्या रोजगार के मौके बन रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब करें और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वाली वीडियो जरूर देखें। आज की चर्चा से एक बात साफ है, पलायन एक गंभीर समस्या है। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर गांव में रोजगार और सुविधाएं बढ़ेंगी तो लोग अपने आप गांव में भी रहेंगे। याद रखिए, अगर गांव बचेंगे तभी उत्तराखंड बचेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नंदा गौरा योजना पर। क्या इसका लाभ बेटियों को सही तरीके से पहुंच रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए उत्तराखंड संवाद 1966 के साथ।
रावत जी, हमारे चैनल उत्तराखंड संवाद 1966 में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, थैंक यू। आप सभी का भी दिल से धन्यवाद। फिर मिलते जी। हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।